कुंडली आपके सामने है, तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं, क्या तो चेक करते हैं एस्ट्रोलॉजर? लड़के की कुंडली में वीनस का देखना पड़ेगा, और लड़की की कुंडली में मार्स का कैसे क्या है। नहीं, लड़के के कुंडली में हाँ, लड़के के कुंडली में वीनस का देखना पड़ेगा, लेकिन लड़की के लिए उसके जुपिटर मार्स, को देखना पड़ेगा। नहीं नहीं, मंगल मार्स देखना मंगल। पड़ेगा। मंगल देखते हैं। क्योंकि और जुपिटर, लड़की के लिए उसका हस्बैंड उसका जुपिटर होता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैम, नहीं। मंगल होता मार्स होता है। मार्स देखिए, होता है, जुपिटर सिर्फ हेल्प करता है, मैरिज मार्स के लिए है। इज द कारका ऑफ हस्बैंड। ओके दादा। लोग कहते हैं जुपिटर, बट जुपिटर इज नॉट द कारका ऑफ हस्बैंड। जुपिटर इज द कारका ऑफ मैरिज। लोग कहते हैं अच्छा वीनस अच्छा, इज द ओके ओके। कारका ऑफ मैरिज। नो, नो वीनस नो इज जी। नॉट द कारका ऑफ मैरिज, ये लिख के रखिए। वीनस इज द सर्वाइवर ऑफ द मैरिज। सर्वाइवल या सर्वाइवल प्लेनेट ऑफ द मैरिज, मतलब जुपिटर मैरिज करवाएगा ओके। और मैरिड लाइफ को ठीक ठाक मैरिज करवा दिया, जुपिटर का काम खत्म। मतलब पंडित जी आया, आप लोगों का गांठ ओके गांठ बंधन करके वो फेरा वोरा लगा के मंत्र जाप करके वो चला गया, खत्म उसका काम। ओके। तो वही जुपिटर का काम है आपका मैरिज करवाना, वीनस का काम नहीं है। सर, वीनस का काम है हाँ कि हाँ, मैरिज जो है वो अच्छी तरह से चला के लेके जाए आपका। तो सक्सेसनेस हो गया फीमेल के मतलब सर। चार्ट में फीमेल के चार्ट में हम मंगल को देखेंगे कि हस्बैंड का कैसा है, और ओके। मेल के चार्ट में हम लोग वीनस को देखेंगे, बिकॉज वीनस इज अ कारका ऑफ वाइफ। वाइफ की एंड तरह। एंड फॉर गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, देखिए अभी से हम लोग कुंडली देखना स्टार्ट करेंगे। कुंडली कैसे देखा जाता है, किस तरह से क्वेश्चन लिया जाता है, किस तरह से प्रेडिक्शन किया जाता है, वो सारा सीखेंगे। आप लोगों को सारा का सारा थ्योरी मैंने आप लोगों को दे दिया। अब वो सारा चीज अभी चलेगा, अब आपको पता चलेगा कि चीजें कैसे देखना होता है। तो सर एक यहाँ पे क्वेश्चन था। वीनस, एक जी सेकंड सर। में इसको क्लियर कर देता हाँ हूँ। जी, हाँ जी, हाँ तो जी। वीनस इज द कारका ऑफ वाइफ। तो लड़के के चार्ट में हम वीनस को देखेंगे वाइफ के लिए, और लड़के के चार्ट में मंगल को देखेंगे। ओके अब दादा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए जो चीज हम लोग कंसीडर करेंगे वो है मर्क्यूरी। ओके। मर्क्यूरी इज द कारका ऑफ जीएफ एंड बीएफ। ओके। लड़के के चार्ट में भी देखेंगे, लड़की के चार्ट में भी मर्क्यूरी ही देखेंगे। ऐसा क्यों होता है कि जब कोई मैरिज लव लव रिलेशन में होता है बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जब ये मैरिज कर लेते हैं एक दूसरे का शत्रु बन जाता है? ऐसा क्यों होता है कि किसी का लव रिलेशन चलता ही नहीं है, बट जब मैरिज करता है मैरिज बहुत अच्छा चलता है इनका? क्यों? तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे जो कुंडली मिलान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, वो कहते हैं इंपॉर्टेंट है लेकिन आजकल इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट इज अष्टकूट मिलान, मतलब गुण मिलान। 36 गुण मिल रहा है। इधर देखिए गुण मिलान कर ली, उसके बाद दोनों एक दूसरे का खून पिए जा रहे हैं शादी के बाद। तो ये गुण मिलाने के बाद भी ऐसा क्यों होता है? और इसके कारण मैंने बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट को ये कहते हुए देखा है, जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव एनी नॉलेज रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, वो डायरेक्ट एस्ट्रोलॉजी को ही कह देते हैं ये बेसलेस है। मतलब हाउ स्टूपिड दे आर। वो जो सर। पूरे ऑकल्ट फील्ड को जन्म दिया है एस्ट्रोलॉजी को, और ये गलती उन लोगों का भी नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर डू सच काइंड ऑफ स्टूपिड स्टफ। वो अष्टकूट मिलान कर लेते हैं, ऐसा नहीं क्या होता है। क्या है? हमें क्या क्या देखना होता है, एक मैरिड लाइफ को अगर देखना है तो क्या क्या देखना होता है। एक लड़का और एक लड़की का चार्ट में अगर देखना है, तो ये मैं अभी कह रहा हूं, इसको नोट डाउन करने से नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो हमें वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग अष्टकूट मिलान करते हैं, नो डाउट 36 गुण देखते हैं, लेकिन अगर इसमें 36 में अगर 9 भी आ रहा है, नो इशू। अगर 36 में मान लीजिए 25 या 30 आ रहा है, आप डायरेक्ट मत बोलिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस अष्टकूट मिलान में क्या होता है, टोटल 8 पॉइंट देखते हैं, लेकिन इन 8 पॉइंट में से तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3, तीन जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मैत्री, भटुक और नाड़ी। अगर मैत्री भटुक नाड़ी में अच्छा पॉइंट नहीं आ रहा है, रेस्ट 5 पॉइंट में चाहे फुल मार्क्स आ जाए, दैट दैट
मैरिज कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, उसके बाद अष्टकूट हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, तीन चीजें देखते हैं। ठीक है, अष्टकूट हो गया, फिर तीन चीजें हम लोग देखते हैं। तीन चीजें क्या? लगन चार्ट, नवांशा चार्ट एंड चंद्र कुंडली। ये तीन चार्ट देखते हैं। दो हो गया। 3 नंबर देखते हैं कि इन लोगों का जो राशि है, चंद्र राशि है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस, वो डिस्टेंस क्या है वो सिखाऊंगा। ये वीडियो जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद इसमें आप लोग ये देखेंगे कि लगन दोनों का फ्रेंडली है कि नहीं है। नवमशा में देखेंगे 7th हाउस का कंडीशन। उसके बाद देखेंगे लड़की के कुंडली में मंगल का और लड़के की कुंडली में वीनस का पोजीशन, ये कनेक्शन, कंजंक्शन, ये सारा चीज। उसके बाद देखेंगे मांगलिक दोष या मंगल दोष। मंगल दोष है कि नहीं है। है तो क्या करेंगे, नहीं है तो बढ़िया है। अगर है, क्या मंगल दोष कैंसिल हो रहा है? मंगल दोष कैंसिलेशन कैसे होता है वो मैं सिखाऊंगा आगे। ये नोट डाउन करके रखिएगा, अगर मैं भूल भी जाऊं आप मुझे याद करवा देना, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का जो कोर्स है उसमें मैरिज मैच मेकिंग भी सिखाऊंगा सिखाऊंगा मैं बोला था। तो जब ये सारा चीज आ जाएगा, धीरे धीरे आप अभी से जो है ना चार्ट देखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने कहा इसका कैसे करना, वैसा कैसे करना, कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि मैंने वो सब कराया भी नहीं था। अभी मैं जब चार्ट देखूंगा, दिखाना सिखाऊंगा, उसमें वो सारा पॉइंट अभी ऐड होगा, और धीरे धीरे उस चीज को। अब हमने रेमेडी बोला, अब भी रेमेडी स्टार्ट होगा कि रेमेडी कैसे करा जाता है, किस तरह का रेमेडी करा जाता है। और इसी बीच में मैं जेमस्टोन भी घुसाऊंगा। जेमस्टोन जब मैं घुसा दूंगा, उसके बाद फुल फेज में आप लोगों का चीजें स्टार्ट हो जाएगा कि कैसे धड़ल्ले से आप रेमेडी दे सकते हो। लेकिन उससे पहले पहले चार्ट देखूंगा, वो सारा चीज आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि मांगलिक भी देखेंगे, उसके बाद मांगलिक कैंसलेशन है कि नहीं वो देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे नक्षत्र, जो मेल है उसका जन्म नक्षत्र क्या है, और जो फीमेल है उसका जन्म नक्षत्र क्या है। दोनों का जन्म नक्षत्र कौन से में आता है? 3 5 7 में आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो ना बोलना है। अगर आ रहा है लेकिन वो नक्षत्र जो है वो सीक्वेंस थर्ड में आ रहा है, देन आप हाँ बोल सकते हो। अगर सीक्वेंस सेकंड में आ रहा है और सेकंड में थर्ड और फोर्थ पद में आ रहा है, तब हाँ बोल सकते हो। फर्स्ट और सेकंड में आ रहा है तो ना बोलोगे। और अगर तो वैसे हाँ जी, हाँ, एक सेकंड, अगर हाँ फर्स्ट सीक्वेंस में आ गया तब तो ना ही बोलना है। लेकिन लेकिन सिर्फ एक बेसिस में नहीं, मैं जो इतना सारा पॉइंट आपको सिखाऊंगा उनमें से अगर मैक्सिमम पॉइंट हाँ में आ रहा है तो एक अगर मिस हो रहा है तो चल जाएगा। विद द बेसिस ऑफ रेमेडी वो लोग करके करके आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे कि आपने लगन चार्ट देखा, लगन ने ओके कर दिया, चंद्र चार्ट ने ओके कर दिया, नवमशा ने ओके कर दिया, अष्टकूट मिलान ने ओके कर लिया, मांगलिक दोष ये सब देख लिया, ओके कर दिया, वीनस और मंगल का रिलेशन देखा, ओके कर दिया। बाद में आपने देखा नवतरा चक्र पद्धति में वो ना बोल रहा है, कोई इशू नहीं, फिर भी हाँ बोल दोगे क्योंकि वो एक फेज है जो ना बोल रहा है। तो इन सारी चीजों को एक साथ देखने के बाद ही हाँ बोला जाता है। पूछिए सवाल। सर पूरा ऊपर से जा रहा है सर। सर हाँ, ये अगर ऊपर से ही इस जाएगा। हाँ, हाँ क्योंकि क्योंकि फास्ट सीक्वेंस में तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, उसके उसके हाँ जी, सेकंड सीक्वेंस में उसका कम होता है, या थर्ड सीक्वेंस में उसका प्रभाव बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो हाँ इसीलिए सर दादा ने ऐसा बोला। सर जी। जैसे अब अगर ये किसी का अभी हाँ, देखिए, एक सेकंड, उन्होंने बोला है कि ऊपर से जा रहा है, ये ऊपर से अच्छा जाएगा क्योंकि अभी मैंने मैरिज मेकिंग के बारे में टच नहीं किया। जी जी दादा। मैरिज मेकिंग में टच करूंगा, ये भी बस मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक चीज को देकर हाँ बोलना नहीं होता है।
जिसके कारण आजकल न्यूमरोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं, मैं बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट को देखता हूँ यूट्यूब में, वो सारा कहता है कि इतना कुंडली मिलान कर ली फिर भी मैरिज खतरे में होता है, क्योंकि जिन्होंने कुंडली मिलान करा उन्होंने सिर्फ गुण ही मैचिंग करवाया, और गुण में उन्होंने देख लिया कि 36 में 20 का ऊपर आ रहा है, चलो कर लो, लेकिन उन्होंने ये सारा पॉइंट को मिस कर दिया। ठीक है, जी सर। जी दादा। एक अभी चीज क्या है, पूछने थे हाँ बताइए। सर, जैसे अगर किसी के रिलेशनशिप में अगर कार्मिक डेथ आ रहा हो और सेकंड या थर्ड रो में आ रहा हो, तो स्टिल अगर फिर भी हम पद देखेंगे कि या फिर हम सीधा डायरेक्टली मना कर देंगे? समझा क्योंकि नहीं। कार्मिक जैसे जैसे जो 357 वाला जो था, उसमें जैसे जो हाँ। वध वाला है कार्मिक सेटलमेंट है, और जब हम मैरिज का देख रहे हैं तो उसमें हम्म। अगर वो कार्मिक सेटलमेंट सेकंड रो में हो लेकिन पद में डिफरेंस हो, तो फिर भी हम क्या मैनेज कर सकते हैं इस चीज को, या फिर हाँ, बिल्कुल ही डिनाई कर देना चाहिए? सेकंड सेकंड अगर सेकंड सीक्वेंस में आ रहा है, मैंने आप लोगों को सिखाया ना कि जो अ, मैंने आप लोगों को सिखाया ना कि जब जहां से आपका जन्म नक्षत्र है वहां से जी हाँ 9 जी। हाउस को काउंट करेंगे, वो फर्स्ट सीक्वेंस, फिर हाँ जी। 9 वाला आता है वो सेकंड सीक्वेंस, और इसमें आता है थर्ड सीक्वेंस। फर्स्ट जी जी। सीक्वेंस को तो डायरेक्टली ना बोलना है, ठीक है। ओके। सेकंड सीक्वेंस में अगर आ रहा है, अगर ये किसी को अगर ऊपर से जा रहा है कोई इशू नहीं है, ये जब मैं मैरिज मेकिंग करवाऊंगा तब मैं अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा इस चीज को। अगर सेकंड सीक्वेंस में आ रहा है वो, और सेकंड सीक्वेंस में अगर थर्ड या फोर्थ में आ रहा है, देन इट्स गुड, यू कैन से गो अहेड। और अगर थर्ड ओके। सीक्वेंस में कहीं भी आ जाए कोई इशू नहीं है। और अगर फर्स्ट पद या सेकंड पद में हो तो मतलब उसके रेक्टिफिकेशन हो सकती है? हाँ, फर्स्ट पद में और सेकंड पद में हो तो रेक्टिफिकेशन हो सकता है, फर्स्ट सीक्वेंस में हो तब भी रेक्टिफिकेशन हो सकता है, बट यहाँ पे बहुत कॉशियसली काम करना पड़ेगा। बाकी जो सारे चीज है उसमें बहुत अच्छी तरह से मैच करवाना पड़ेगा, Okay. लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप देखना ऐसा होता नहीं है। वो जब फर्स्ट मतलब सीक्वेंस सेकंड सीक्वेंस में अगर ऐसा आ जाए ना दोनों का नक्षत्र, उन लोग का हाँ जी। फुट या उनमें भी मिसमैच होता है, आप देखना। दादा। पर मेरे में है सर, इसलिए मैंने थोड़ा पूछा। काफी दिनों से दिमाग में चल रहा था पर मैंने पूछा नहीं था, तो मैं सोचा पूछ ही लेता हूँ एक बार आपसे। अच्छा, हाँ। तो जब मैं मैरिज मेकिंग को मैं टच करूंगा, आप अपना अपना वाइफ का भेज देना, तो यहाँ पे वही डिस्कशन कर लेंगे, होने वाला जी वाइफ। सर। अच्छा, दादा क्या जब पूछना था सवाल? ऐसा कुछ मतलब कुंडली आता है जहाँ पे देखा जाता है कि मांगलिक है या किसी सेवेंथ हाउस का या किसी भी हाउस का मांगलिक है, प्रबल मांगलिक जिसको बोलते हैं, तो उसमें दादा जब भी हस्बैंड का ऐसा होता है ना, किसी मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे देखा है कि हस्बैंड का डेथ हो जाता है या दूसरा शादी किया उसके उसी हस्बैंड का भी डेथ हो जाता है, दादा इसका कारण क्या मंगल होता है? मतलब ऐसा अगर घटना हो उनके साथ कि मांगलिक मांगलिक दोष में डेथ होना, ये कहता जरूर है, लेकिन जी आज के जमाने में मांगलिक के कारण डेथ किसी का नहीं होता है। नहीं होता जी, मतलब आज के मैंने जमाने में आप किसी जितना भी देख लो, मांगलिक जी दोष के कारण डेथ किसी का नहीं हो सकता है, और किसी का जी होता भी नहीं है। ओके दूसरा दादा। बात, मांगलिक जो है ना वो सिर्फ लगन चार्ट से नहीं, चंद्र लगन से भी देखना होता है, अच्छा। Okay. दोनों में देखना होता है। दूसरा, कभी कभार मांगलिक कैंसिल होता है, हमें ओके। पता नहीं होता है, हम लोग को मांगलिक के कारण ना बोल देते हैं, वो गलत बात है। और पहले के जमाने में मांगलिक दोष में डेथ होता था, क्यों? अच्छा। कि होता था, यस दिस ट्रू, मांगलिक दोष के कारण हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक का डेथ होता था। और आप देखना, आप जितना भी देख लो, उस समय जब मांगलिक दोष में जो डेथ होता था ना, वो लड़की का डेथ ज्यादा होता था लड़का से। तो रीजन ऐसा कुछ अभी रीजन मतलब? एक्सप्लेन करूंगा क्या है। जब भी किसी के कुंडली में आप मांगलिक देखोगे, उसमें क्या होता है पता है, मांगलिक दोष में उनके अंदर एग्रेशन बहुत रहता है, सेक्सुअल एग्रेशन, सेक्सुअल डिजायर बहुत रहता है। ओके। और क्या? आज के जमाने में मेडिकल इतना आगे बढ़ चुका है कि कोई व्यक्ति एक से या दो से ज्यादा बच्चा करता नहीं है। उस जमाने में 10 15 14 इस लेवल तक चला जाता है कि वो बॉडी झेल नहीं पाता है, लेकिन जी सर। मांगलिक दोष होने के कारण, मांगलिक होने के बाद वो लड़का या लड़की बहुत एग्रेसिव रहता है, उनको करना ही होता है, जी जी कंट्रोल नहीं कर पाता है, और मेडिकल इक्विपमेंट्स भी उतना मतलब उसमें एडवांस नहीं था।
तो उस समय अब देंगे बच्चे को जन्म देते ही माँ का डेथ हो गया। हम्म। तो दैट वाज द बिगेस्ट रीजन। और दूसरा क्या होता था, अगर लड़का का डेथ होता था, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते थे इसमें, हम्म, और कंट्रोल ना करने के कारण अगर वो उसको नहीं मिलता था, तो वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चीज का सहारा लेता था। Even though they don't ठीक है use even safety also, so maybe ना, that reason उसमें also. तो सेफ्टी का कुछ था ही नहीं। तो हाँ। मंगल दोष के कारण ऐसा नहीं कि वो मांगलिक होने के कारण दोनों का डेथ हो गया। ओके, मतलब इसका रीजन कुछ और है। रीजन कुछ और है, बना दिया कुछ और है। आज के जमाने में मांगलिक दोष के कारण किसी का भी डेथ नहीं होता है। क्योंकि हाँ, दादा मैंने इसीलिए पूछा आपको, क्योंकि यूट्यूब में एक फेमस, शायद सब लोग जानते होंगे, एक लड़की है स्नैपी गर्ल्स का, ठीक है, सपना है नाम शायद। तो उनका अपने हस्बैंड के साथ शादी हुआ, उसके बाद होने के बाद उनका कोरोना में डेथ हो गया। फिर उसी घर में उनका देवर के साथ उनका शादी हुआ। तो देवर के भी 1 साल के अंदर एक्सीडेंट में डेथ हो गया। मतलब दोनों का दोनों पति। मैं बहुत कंफ्यूज था इस चीज को लेकर कि दादा ऐसा कौन सा कनेक्शन है कि इसके कारण मतलब उनकी शादी में दोनों ही पति अगर चले गए। शादी होने के बाद अगर डेथ होता है, जी दादा। तो वहां पे दो ही चीज होगा। एक तो उनके लिए मैरिज लाइफ में बहुत बड़ा कार्मिक सेटलमेंट था, उन्होंने किया नहीं है, जिसके कारण उसको वो रिलेशन से हाथ धोना पड़ा। दूसरा, अच्छा। वहां पे कुंडली मिलन ही नहीं हो रहा था शायद। मतलब नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, नहीं नहीं बिल्कुल। लगन, मान लीजिए एक का देव लगन है और एक का राक्षस लगन है, तो कैसे मिलेगा? ओके। अच्छा। उसके बाद जब चंद्र मिलान करते हैं, मैंने आप लोगों को कहा कि जब चंद्र लगन देखते हैं, आप देखिए, आपको मैं एक चीज बताऊं तो, सर ये टॉपिक स्टार्ट कर दीजिए ना, ताकि पूरा फॉर्मेट में ही आ जाएगा। हाँ, अब देखिए कि सूर्य, जुपिटर, मार्स, मून, और इधर हो गया वीनस, सैटर्न, ठीक है, और मर्क्यूरी जो है वो ज्यादातर इधर फेवर करता है। ओके। ठीक है, राक्षस तो लगन को। ये हो गया देव राशि और ये है असुर राशि। तो इन दोनों में कोई मिलान हो ही नहीं रहा है, ओके। फिर भी आप जबरदस्ती इन लगन को मिला रहे हो। मतलब दादा राशि नहीं, अब किसी का लग्न को देखेंगे। लगन, लग्न को लगन देखेंगे। इंपॉर्टेंट इज ओके। लगन, इसलिए हम ओके। लोग शादी में कहते हैं कि लगन कितने बजे का है, टाइम देखो, लगन, दोनों का लगन मिल रहा है कि नहीं देखो, लगन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी का सूर्य लगन है, किसी का शनि लगन है, ये तो गलती गलती से भी नहीं करना होता है। ओके ओके दादा। ओके। किसी का चंद्र लगन है और किसी का सूर्य शनि लगन है, लेकिन सिर्फ लगन को देखकर भी हाँ ना नहीं बोलना होता है, वो सारा का सारा पॉइंट को कंसिडर करना होता है। ओके। देखिए कैसे मैं हर वो चीज को लगाता हूँ अभी, नवतरा चक्र पद्धति, योग कारक मारक सब चीज लगा दूंगा अभी यहाँ पे। मैंने आपको बोला था कि जिस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है वो आपका जन्म नक्षत्र होता है। मेरा जो जन्म हुआ है वो राहु के नक्षत्र में जन्म होता है। तो जिसका नक्षत्र राहु है, तो उससे ही, जो नक्षत्र में आपने जन्म लिया है उसका ही आपका दशा है, उससे ही स्टार्ट हो जाता है। तो राहु मेरा जन्म नक्षत्र है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो बताइए मेरे लिए कौन सा नक्षत्र है, कौन सा प्लेनेट का नक्षत्र है जो मेरे लिए खराब है, बताइए, एक एक करके मैं लिखते जाता हूँ। शनि, शनि, केतु केतु, केतु का, सूर्य का। और सन। और सूर्य का। ठीक है, क्योंकि शनि जो है मेरा तीसरा नक्षत्र है, केतु मेरा पांचवा है, और सूर्य जो है वो सातवां नक्षत्र है। इसका मतलब ये नहीं कि प्लेनेट मेरे लिए खराब है, मैं तो सिंह लगन का व्यक्ति हूँ। सूर्य मेरा 10वां हाउस में है और मैं खुद रूबी स्टोन पहन के रखा हूं, तो सूर्य मेरे लिए खराब नहीं है, इनका नक्षत्र मेरे लिए खराब है। जी। अब मैंने आपको आके बोला है
कि मेरा ये नक्षत्र अभी अभी आपको बस आके चला है, अरे पैसा इधर उधर कहीं ना कहीं पैसा खर्चा ही हो जा रहा है। इसका मतलब मैंने मुंह से क्या शब्द निकाला? Oh yeah, finance. 12th हाउस। यस, खर्चा हो जा रहा है 12th हाउस। इसका मतलब कहीं ना कहीं दशा अंतर्दशा में 12th हाउस एक्टिव हो रहा होगा। देखो, अब मैंने देखा मेरा महादशा किसका चल रहा है, मैंने देखा शनि का महादशा चल रहा है। अब तो आप कहोगे कि शनि तो 3 नंबर नक्षत्र है, ये मेरे लिए तो विपत्ति है, प्रॉब्लम है, तो ये आपके लिए तो प्रॉब्लमेटिक है। अपना डिसीजन। मैंने कहा नहीं, मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो आप कहेंगे तो अरे कैसा होगा ये बात। लेकिन आपने जब देखा शनि वो बैठा है नक्षत्र चंद्रमा के, और चंद्रमा मेरा 8वां नक्षत्र है, मित्र नक्षत्र है, क्या मुझे ये प्रॉब्लम देगा? नहीं। नहीं। नहीं, फिर भी मैंने आपको कंप्लेन किया कि मेरा खर्चा हो रहा है, पैसा आ रहा और जा रहा है। क्यों? मैंने क्या बोला था? हाउस एक्टिवेशन। आ जाइए नीचे। मैंने बोला था देखना हर पड़ेगा वो प्लेनेट का, हाउस हर 12th हाउस प्लेनेट, यूटिलाइज। हाँ, हर प्लेनेट का महादशा महादशा का अंतदशा का उसका नक्षत्र लॉर्ड वो रिजल्ट देता है। मेरा चंद्रमा कौन से हाउस को एक्टिव करा ये देखो, 5th हाउस, 10th हाउस, 12th हाउस। हो गया काम मेरा गलत? जी। मैंने बोला था फाइनेंस का जो हाउस है वो 6 और 2 6 11, और फाइनेंस को जो खराब करता है वो कौन सा है? 5 8 12। तो यहाँ पे जी। महादशा जो जिसका चल रहा है वो फाइनेंस का हाउस तो दे ही नहीं रहा है, उल्टा फाइनेंस नेगेट करने वाला 2 हाउस एक्टिव कर दिया। अब चंद्रमा है, 12th हाउस एक्टिव है, खर्चा है, तो एटलीस्ट चंद्रमा रिलेटेड कोई भी चीजों में आप खर्चा करते रहो। या चंद्रमा दूध है, दूध बांटो, खाना मंदिर में बांटो। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ पता है? हम लोग के यहाँ पे एक लड़का है, उनके घर में 2 3 गाय है, उनका बच्चा हुआ है, दूध देना स्टार्ट किया है, और इतना ज्यादा दूध देता है कि वो डायरेक्ट मेरे पास आया है कि भैया बहुत ज्यादा दूध दे रहा है, इतना जरूरत नहीं, आप खरीद लो ना मेरे से। देखिए प्लेनेट कैसे मेरे पास आ गया। अब मेरा खर्चा किससे हो रहा है? दूध पे। मैं दूध खरीद रहा हूं अपने घर के लिए। और आप कहोगे ये तो सिंपल चीज है, लेकिन वो अभी क्यों नहीं आया, पहले क्यों नहीं आया था? तो चुपचाप खर्चा करते रहो, नहीं तो ये बहुत ज्यादा हानि पहुंचा देगा। दूसरा, फाइनेंस का हाउस नहीं दे रहा है, तो आप कहोगे तो इस तो पैसा नहीं आएगा अभी। लेकिन पैसा तो आना चाहिए, नहीं तो मैं कैसे चलूंगा? क्योंकि शनि का महादशा तो 19 साल के लिए चलेगा। अब 5th हाउस क्या है? सोल्यूशन प्रोवाइडिंग। जी। मैंने आपको बोला था ना, जिसके कुंडली में 5th हाउस 8th हाउस का 12th हाउस का रिलेशन बन जाए, इनको कोई सोल्यूशन प्रोवाइडिंग का काम करना चाहिए। क्या मैं कर रहा हूं? और 10th हाउस तो खुद प्रोफेशन है, और 12th हाउस आ रहा है। प्रोफेशन में कभी कभार डिसअपॉइंटमेंट आएगा इस 12th हाउस के कारण, तो मुझे थोड़ा प्रोफेशन को ना बाहर लेके जाना चाहिए इस दौरान। और अगर मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूं तो एटलीस्ट 12th हाउस बेडरूम है, बेडरूम में बैठकर काम कर रहा हूं। दूसरा क्या है? फॉरेन क्लाइंट, फॉरेन चीजों को दिखाता है 12th हाउस। तो मैं एटलीस्ट, आप लोग तो मेरे लिए फॉरेन ही हो ना। जी कोई दादा। कर्नाटका से है, कोई दिल्ली से है, कोई कोलकाता से है। तो प्लेनेट उस दौरान आपके सामने आएगा और कहेगा मुझे पकड़ो, और हम लोग कहते हैं नहीं पकड़ेंगे। फिर प्लेनेट कहता है कैसे नहीं पकड़ोगे, मैं देखता हूं अभी। ठीक है? Yes, sir. जी दादा। तो अभी ये क्लियर शनि हुआ। का महादशा चलने के टाइम में भी, जो मेरे लिए शनि तो एटलीस्ट, मेरे लिए तो शनि तो अति मारक है। जी। तो शनि का जो चीजें है ना वो डिसिप्लिन को भी दिखाता है। वो अपना जो एटीट्यूड है वो तो डालेगा, डिसिप्लिन लाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो करेगा जो करना है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखिए। जब शनि का महादशा स्टार्ट हुआ, मेरा बिजनेस बंद हो गया, मैंने चैम्बर ओपन कर लिया। जी दादा। ठीक है? अब जब बिजनेस था, उस समय मैं कभी भी बिजनेस में टाइमली नहीं जाता था। कभी 9 बजे जाता था, कभी 9:30 बजे जाता था,
कभी 8:30 बजे ओपन कर लेता था। मेरा स्टाफ है, उसको बोला तू दुकान का जो चाबी है लेके चला जाओ, मैं आऊंगा। लेकिन इन्होंने देखा कि नहीं, इनको डिसिप्लिन मेंटेन करवाना है। मैंने चैम्बर ओपन किया 8 बजे से लेके 2 बजे, मतलब 8 AM टू 2 PM का अपॉइंटमेंट टाइम देकर। आप क्लाइंट आए या ना आए, मैं 6:30 बजे का अलार्म देके रखता हूँ, उठकर 8 बजे के आसपास जाके मैं अपना चैम्बर ओपन कर लेता हूँ। क्या ये टाइमली डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है अभी? जी दादा। तो ये शनि डिसिप्लिन करवा रहा है। मानो डिसिप्लिन, करो डिसिप्लिन में, नहीं तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। देखा कैसे दशा को देखना होता है? कुंडली पढ़ना बाद में सिखाऊंगा, कुंडली कैसे पढ़ना होता है। कुंडली को देखकर जो मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, चीजें जो एकदम धड़ल्ले ऐसे बोल देता हूँ, आपके घर के नीचे ये है, आपके पाँव के नीचे ये है, आपके सर पे ये है, वो सारा चीज अलग है। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट दशा, समझ में आ गया चीजें? जी जी सर। दादा। अब यहाँ पे केपी चार्ट, केपी चार्ट में क्या होता है कि हर हाउस जो है उसका सबलॉट कौन है, मैंने आपको बताया। तो वो हाउस का जो रिजल्ट आ रहा है, कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरा सेकंड हाउस फाइनेंस का है, सेकंड हाउस का मालिक 10th हाउस में है मर्क्यूरी, तो प्रोफेशन से तो पैसा आएगा, बहुत अच्छा योग है। लेकिन पैसा तो आ नहीं रहा है। क्यों? जब आपने सेकंड हाउस का देखा है, सबलॉट कौन है? केतु, क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। उनको क्या बोलना है कि अगर पैसा चाहिए तो सेकंड हाउस का जो सबलॉर्ड है उसको पकड़ो, वो पैसा देगा तुम्हें। सर बट रिजल्ट ठीक तो है? नक्षत्र नहीं देगा, तो हाँ जी। सबलॉट को कैसे यूज करें, क्योंकि रिजल्ट तो नक्षत्र ने देना है ना। सबलॉट को कैसे यूज करें हम? देखिए, दशा को आपने देखा, प्लेनेट का रिजल्ट उसका नक्षत्र लॉर्ड देता है, जी सर। ठीक है। लेकिन लेकिन अब जो रिजल्ट आएगा वो तो आएगा हाउसेस से ही तो आएगा ना, किसी ना किसी हाउस से। हाँ जी। हाउस का रिजल्ट सब लोड देता है क्या दादा? हाउस का रिजल्ट हमेशा सब लॉर्ड देता है। ओके ओके। Sublord always decide the taste of your result, ठीक है। अब देखिए, ये हाउस है, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस का मालिक कौन? सूर्य, सन। अब सन जो है ना, वो आपको सिर्फ रिजल्ट प्रोवाइड करेगा जो ये फर्स्ट हाउस लाके देगा आपको। अब फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड मेरा कौन है? शनि। शनि क्या कहता है? डिसिप्लिन, पंचुअलिटी। डिसिप्लिन एंड पंचुअलिटी को मेंटेन करो तो आपको, आपका जो मतलब आपका जो मतलब बॉडी है, फिजिक्स है, हेल्थ है, सही रहेगा। ठीक है, नॉर्मल एनालिसिस के लिए ठीक है। कोई व्यक्ति आके कह रहा है आपको कि सर मेरा पैसा कहां से आएगा, पैसा कैसे आएगा? जब पैसे का बात कह दिया तो पैसा कौन सा हाउस देता है? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस का सबलॉर्ड कौन है? केतु, ठीक है। तो आपको क्या कहना है कि ये केतु का काम करो। लेकिन मैंने एक बोला था और एक चीज कि हर प्लेनेट का रिजल्ट उसका नक्षत्र लॉर्ड देता है। तो जब आप हर हाउस का सब लॉर्ड निकाला और उस प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड देखना होता है। बट
ओनली इन केस ऑफ सबलॉट, अगर राहु और केतु आ जाए तो मैंने बोला था कि उनका राशि लॉट देखना है, और देखना पड़ेगा, और वो भी ठीक है। D1 चार्ट में। और वो भी D1 चार्ट में देखना पड़ेगा। लेकिन अगर राहु का महादशा चल रहा होगा, केतु का महादशा चल रहा होगा, उस समय आप इनका नक्षत्र लॉर्ड ही देखेंगे। ओके दादा। ओनली हर प्लेनेट का हमेशा याद रखिएगा उसका नक्षत्र लॉर्ड ही देखना है, बट ओनली इन केस ऑफ सब लॉर्ड राहु और केतु का राशि लॉर्ड देखेंगे, उसमें हम लोग नक्षत्र लॉर्ड नहीं देखेंगे इन केस ऑफ सब लॉर्ड। उसके बाद आप प्लेनेट देखो, दशा देखो, अंदर दशा देखो, उसका नक्षत्र लॉर्ड ही कंसीडर करेंगे। आप यहाँ पे देखिए, ये सेकंड हाउस का सब लॉर्ड कौन है? केतु। केतु किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, किसके राशि में बैठा हुआ है? देखो, मर्क्यूरी के राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, अब मर्क्यूरी जो है ये कुंडली में सबसे पहले तो केतु आ गया, तो केतु को तो कंसीडर करना ही पड़ेगा, इनको बोलना पड़ेगा कि केतु को पकड़ो। केतु बैठा है मर्क्यूरी के नक्षत्र में। अब मर्क्यूरी कौन से हाउस को एक्टिव करके रखा है? देखो, सेकंड हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस। अभी यहाँ पे 12th हाउस आ रहा है सेकंड हाउस का। अभी सेकंड हाउस पैसा है, 12th हाउस है। मैंने क्या बोला था? जब भी सेकंड हाउस का रिलेशन 12th हाउस से बन जाए या सेकंड हाउस का रिलेशन केतु से बन जाए, ये पैसा जितना सेव करने के बारे में सोचेंगे उतना हाथ से पैसा जाएगा। उसको जितना चाहिए उतना खर्चा करे, उतना ही पैसा आएंगे इसके पास। मेरा ही दादा। तो इसको क्या कहेंगे? खर्चा करते रहो। ठीक, अब यहाँ पे 11th हाउस है और 10th हाउस है, ये प्रॉफिट एंड गेन करवा देगा, लेकिन इनको खर्चा नियमित रूप से करते रहना है। दूसरा, सेकंड हाउस पैसा है, और सेकंड हाउस पैसा है, सेकंड हाउस में वो सब लॉर्ड का जो नक्षत्र लॉर्ड है या राशि लॉर्ड है वो सेकंड हाउस पे एक्टिव कर रहा है, तो ये सेकंड हाउस के काम से भी पैसा कमा लेगा। सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस फाइनेंस है, बैंकिंग है, ज्वेलरी है, जेमस्टोन है। अब मैं एस्ट्रोलॉजी जब कर रहा हूं, क्योंकि सेकंड हाउस का सब लॉर्ड केतु है, तो मैं उसके साथ साथ अगर मैं जेमस्टोन भी सेल करूं, क्या मुझको ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा? जी दादा देगा। तो इस तरह से डिसाइड होता है। किसी ने आपको आके पूछा है दादा कि सर, सेकंड हाउस बानी का भी होता है ना, मतलब बानी बानी से का। बोलकर पैसा कमाएगा, जितना बोलेगा जी उतना पैसा है। जी 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 दादा, क्योंकि मेरा है इसलिए। जी जी, किसी ने आके आपको पूछा है कि क्या पूछा है? पूछिए, कोई सवाल पूछिए, पूछिए कोई सवाल, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, कोई आके आपको पूछा कि करियर सेटल नहीं हो रहा है, जी। तो करियर का हाउस कौन सा है? 10th हाउस। 10th हाउस। करियर के लिए सबसे पहले 10th हाउस, उसके बाद 7th हाउस, उसके बाद 6th 6th हाउस। हाउस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उसको करियर गाइडेंस करना है। तो करियर गाइडेंस के लिए तो मैंने आपको सिखाया था कि 10th हाउस फ्रॉम मून, वो ठीक है। जी, चंद्रमा से लेकिन 10 अभी आते हैं, किसी ने आपको बोला है करियर के बारे में, तो सबसे पहले करियर के बाद जब करना है ना, उनको कौन सा करियर पकड़ेंगे? म्यूट करेंगे, किसी का दादा साउंड आ रहा है बैकग्राउंड में। कोई आवाज आ रहा है दादा। हाँ, टीवी वीनस। का म्यूट करेंगे। टीवी का 10th आवाज। हाउस का सब लॉर्ड कौन है? देखिए, वीनस। वीनस। अब वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है यहाँ पे देखेंगे? वीनस का नक्षत्र लॉर्ड है वो शनि है। तो शनि क्या है? शनि सबसे पहले ये देखेंगे कि वो बैठा है, देखिए यहाँ पे 6th हाउस में। और शनि कौन से हाउस को एक्टिव कर रहा है? देखिए, ये कर रहा है 6th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस एंड 12th हाउस। अब मैंने बोला था ना कि हर हाउस का लॉस उसका 12th हाउस करवाता है। 7th हाउस बिजनेस है, अगर ये व्यक्ति बिजनेस करने लग जाए, क्या इसके बिजनेस में सक्सेसफुल होगा? नहीं सर। नहीं होगा, क्योंकि 6th हाउस एक्टिव कर दिया है। 6th हाउस एक्टिव कर दिया है, तो उनको क्या बोलना है? अगर बिजनेस करना है तो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस करो और गो फॉर ए जॉब। एंड अगर जॉब भी करना है तो कहीं बाहर जाके करो, अपने स्टेट में मत करो, क्योंकि 12th हाउस है। अगर तुम अपने घर पे रहोगे, अपने होम टाउन में रहोगे, अपने जन्म स्थान में रहोगे, जिंदगी में जॉब भी नहीं मिलने वाला है।
तो बिजनेस तो आपका तो बेड़ा गर्क होने वाला है और जॉब भी नहीं मिलने वाला है, तो अपने घर को दादा छोड़ो। सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस में मतलब कोई रेस्टोरेंट या फूड सर्विस भी तो हो सकता है ना, मतलब खाना खुद अभी बना देखिए के। ये चार्ट जो है ना मेरा है, ओके दादा। मैं बिजनेस करके बोला ना 12 से 13 लाख ना 14 लाख रुपया का मेरा घाटा अभी भी चल रहा है, जी 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 उधारी जी लग गया है। दादा जी। लेकिन मैं अभी वो सारा चीज छोड़ के मैं सर्विस प्रोवाइडिंग में आ गया, एस्ट्रोलॉजी सर्विस प्रोवाइडिंग कर रहा हूँ। जी दादा। तो एनी काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग। अब ये 10th हाउस से तो डिसाइड ही हो गया, मेरा सिंपली डिसाइड हो गया। लेकिन कभी कभार 10th हाउस से ये डिसाइड नहीं होता है कि वो बिजनेस करे या जॉब करे, वो कोई दूसरा हाउस दिखाएगा। मान लीजिए 7th हाउस ना देकर यहाँ पे मान लीजिए 2 दे रहा है और यहाँ पे 4 दे रहा है, ठीक है। मान ओके। लीजिए 12th नहीं दे रहा है, 12th नहीं दे रहा है एग्जाम्पल, तो मान लिया आपने 10th हाउस का सबलॉर्ड का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो 2, 4 और 10 कर रहा है। तो 10 तो प्रोफेशन है, तो ऐसे भी अच्छा है। तो इनको बोलेंगे कि सेकंड हाउस एंड 4th हाउस रिलेटेड काम करो। ओके। अपने घर में बैठ के कुछ भी ठीक है। सेकंड हाउस से रिलेटेड भी कर हाँ सकते जी। हैं। हाँ। सर अब वो यहाँ पे इलैबोरेट बात कर ऐसा रहा है था। कि हाँ, अब यहाँ पे क्या है कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि उनको बोला है कि सेकंड हाउस या 4th हाउस दोनों मिलाकर आपने उनको गाइड कर दिया। लेकिन अब नेक्स्ट आएंगे 7th हाउस का सबलॉट देखेंगे, क्या उसका बिजनेस करेंगे इन दोनों हाउस का या सर्विस प्रोवाइड करेंगे। चार्ट के ओके। लिए प्रोफेशन ये सारा चीज कुछ नहीं देखना है पर नवम चार्ट। नवम सा अच्छा चार्ट में सिर्फ एक ही चार्ट, क्योंकि मैं आपको केपी सिखा रहा हूँ तो केपी में क्यों नवम सा चार्ट जो है ना वो डिविजनल चार्ट होता है, वो पराशरी का। ओके। ओके दादा। तो नवम सा चीज सिर्फ नवम सा चार्ट में मैं सिर्फ एक ही चीज सिखाऊंगा, वो मैच मेकिंग रिलेटेड सिखाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है दादा। ठीक है, वो मैच मेकिंग में सिखाऊंगा सिर्फ, उस समय नवम चार्ट सिखाऊंगा, क्योंकि नवम चार्ट जो है डिविजनल चार्ट होता है, 16 डिविजनल चार्ट जो पराशरी जी का होता है। और वो डिविजनल चार्ट मैं यूज करता हूँ, नो डाउट 16 का 16 में यूज करता हूँ जब मैं जेमस्टोन के लिए काम करता हूँ। और जेमस्टोन जो है ना एक तो बेसिक सिस्टम है और एक एडवांस सिस्टम है। तो बेसिक में अच्छा सिखा दूंगा, एडवांस में आप लोगों को नहीं सिखाऊंगा। एडवांस इसलिए नहीं सिखाऊंगा क्योंकि वो बहुत ही क्रिटिकल होता है एडवांस में। अच्छा। इतना क्रिटिकल होता है कि कभी कभार हम लोग मारक का स्टोन, और वो भी मारक प्लेनेट 8th हाउस में बैठा है, उसका भी स्टोन रिकमेंड करते हैं किसी किसी टाइम में। तो ये बहुत क्रिटिकल होता है, लेकिन सिंपल जो स्टोन रेमेडी होता है, जो स्टोन सिलेक्शन होता है, वो मैं आपको कराऊंगा। हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट का स्टोन नहीं पहनना चाहिए था मतलब। हाँ जी। 8th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट का स्टोन नहीं पहनना चाहिए था। 12th में बैठा हुआ प्लेनेट का स्टोन कभी नहीं पहनना चाहिए, चाहे वो योग कारक हो चाहे कुछ भी हो। तो दादा मुझे कैसे मतलब ये जो जो क्या बोलते हैं पर्ल जो मैं मुझे दिया है, मतलब जब मेरा बेटा हुआ था उसके पहले 3 महीने पहले, किसने मतलब दिया है पल? वो जहाँ पे पूजा हुआ था ना कामाख्या मंदिर में, तब पाल दिया था मुझे, मतलब उससे पहले पाल भी दिया था, मतलब ये क्या बोलते हैं पन्ना वो क्या वही एडवांस में आता है? जी जी। मैंने कुछ दिन पहले एक व्यक्ति को 7th हाउस का लॉर्ड प्लस वो 8th हाउस का लॉर्ड है, ओके। उसके साथ कॉम्बिनेशंस करवा के नवमशा चार्ट का भी एक लॉर्ड मारक है, सैटर्न एंड जुपिटर बोथ आर डेडली मारक फॉर दैट ओके। पर्सन। नवमशा चार्ट और लगन चार्ट दोनों में डेडली मारक है, फिर भी मैंने ये दोनों स्टोन रिकमेंड क्या करा है उनके लिए, जस्ट बिकॉज इनके फैमिली को इनको किसी भी हाल से इसको मैरिज करवाना है। मैंने बोला था उनको कि मैरिज में थोड़ा इशू है, नहीं बेटे को तो मैरिज करवाना ही है। अब अगर करवाना ही है किसी भी हाल में, तो मैंने बोल दिया कि आप ये 2 स्टोन को इसको धारण करवा दो आफ्टर मैरिज होने के तुरंत 3 दिन बाद, लेकिन 3 दिन से पहले नहीं खोलना है। मैरिज जिस दिन होगा उस दिन से 3 दिन के बाद चौथा दिन में उनको ये स्टोन रिमूव करना ही है। अच्छा। तो ये एडवांस में आता है, वो मैं अभी नहीं सिखाऊंगा क्योंकि इसमें हाँ इसीलिए पूरा मैंने कचरा हो पूछा, जाएगा, आपने बना हाँ आपने बोला ना, इसलिए मैंने पूछा कि मुझे इसमें क्यों दिया पूरा था। कचरा हो ओके ओके। जाएगा। बट ओके ओके। फॉर नॉर्मल आप कोई भी स्टोन पहन के उसका सहारा ले सकते हो। अब मैं एक चीज बता दूं यहाँ पे, अब देखो मैंने कहा कि मारक का तो स्टोन आप पहनोगे नहीं, ये तो आपको पता है। योग कारक का स्टोन पहनोगे, लेकिन योग कारक अगर 6 से 12 में है तो क्या आप पहनोगे? अब मेरा देखिए योग कारक मेरे लिए सूर्य है, जुपिटर है, मंगल है। अब हम्म। सूर्य बैठा है यहाँ पे, जुपिटर जो है वो 12th हाउस में बैठा है, मंगल जो है 12th हाउस में बैठा है। तो अल्टीमेटली मैं इनका तो स्टोन नहीं पहन सकता। ओके।
तो सूर्य का स्टोन मैं पहन सकता हूँ कि नहीं पहन सकता हूँ? जी पहन सकते हैं, क्योंकि वो मैं सूर्य का स्टोन पहना हूँ तो। और सूर्य का हाँ स्टोन पहन मैंने क्यों सकते। पहना? क्योंकि सूर्य का जो डिग्री है वो 27 डिग्री, वो वृद्ध अवस्था ओल्ड एज में है, क्योंकि 30 डिग्री होता है उसके सामने बैठा है, तो लगन जो है ना वो बहुत ही वीक है, तो मैंने रूबी वीक पहन हो ली है। गया। मैं आपको पहनाऊंगा, आपको पहनाऊंगा नहीं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, स्टोन के ऊपर पढ़ाऊंगा, ऐसा आप लोग डिसाइड मत करना कल जाके कोई स्टोन पहन लो। पहले मैं आपको जी इसके जी ऊपर जी पढ़ाऊंगा, हिसाब से कर सकते हो आप। जी। तो मैंने रूबी पहना है। जो मैं जो स्टोन मैं बोलूंगा ना इसको पहना, ये आप पहन सकते हो ताकि आपको डेली लाइफ ठीक रहे। लेकिन पर्टिकुलर काम करवाना है, पर्टिकुलर कोई चीज करवाना है, उसके लिए थोड़ा एडवांस में घुसना पड़ेगा। और ये बहुत ही डीप साइंस है, एस्ट्रोलॉजी, जेमिनोलॉजी जो है, वो मैं आपको इस कोर्स में ऐड नहीं कर सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, कोई मैरिज के लिए आता है, मैरिज हो नहीं पा रहा है, फिर भी मैं मैरिज 7th हाउस का स्टोन रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। उसके जगह पे मैं दूसरे ऐसे स्टोन रिकमेंड करता हूँ जो पुत्र कारक हो, मतलब उसको बच्चा देने वाला हो। तो जो प्लेनेट उसको बच्चा देने वाला है, उस प्लेनेट का स्टोन धारण करवा देता हूँ। तो बच्चा तो तभी होगा ना जब शादी करेगा, जी तो उसका भी हम लोग हेल्प लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मारक का स्टोन नहीं पहन सकते हो, ऐसा नहीं है कि 8 हाउस में बैठा नहीं पहन पहन सकते हो, लेकिन दैट इज डीप साइंस, उसे हम लोग कहते हैं जेमिनोलॉजी। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी में लोग क्या करते हैं, जेमस्टोन को हमेशा रिकमेंड करता है, लेकिन जेमस्टोन जो है ना ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, ना न्यूमरोलॉजी का पार्ट है, ना वास्तु का पार्ट है, ना किसी साइंस का पार्ट है। जेमस्टोन जो है ना वो अलग ही एक अपना साइंस है। ये आज के जमाने में क्या कर दिया कि जेमस्टोन मतलब, सर मेरे कुंडली के हिसाब से कौन सा स्टोन मेरे लिए लकी है बता दीजिए, वो कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के साथ जेमस्टोन का कोई रिलेशन है ही नहीं। हाँ, उसको क्लब करा है, उसका मदद लिया गया है, लेकिन उसको क्लब करने से पहले हमें जेमस्टोन का जो साइंस है, जो उसका नॉलेज है, जो उसका कोर्स है, उसको जानना पड़ेगा। विदाउट नोइंग द फॉर्मूला ऑफ जेमस्टोन यू कैन नॉट डिसाइड ऑल दिस थिंग। और मेरे पास जो है मैं आपको बेसिक सिखा दूंगा, और ये जो बेसिक जो है जेमस्टोन का, ये मैं कोर्स बना के मैं दूसरों को दे भी दूंगा, कोर्स बना के। लेकिन जो इसका जो एडवांस है वो मैं नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि जब तक कोई एस्ट्रोलॉजी में उतना पकड़ ना आ जाए, तब तक जेमस्टोन का जो एडवांस लेवल है वो कभी भी नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए। मैं बात 100% बोल रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं है जेमनोलॉजी एडवांस लेवल का करवा देना आपके लिए। आपका पूरा थ्योरी धरा का धरा रह जाएगा। और ये जो मैंने आपको योग कारक पढ़ाया ना, जब मैं जेमस्टोन के बारे में पढ़ाऊंगा ना, उसमें योग कारक का सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। उसमें कभी कभार जेमस्टोन जब सिलेक्ट करेंगे, उसमें आप योग कारक लगन को मानने के बाद भी लगन को जेमस्टोन के कॉन्सेप्ट में वो योग कारक नहीं मानोगे। तो इसलिए जब जेमस्टोन का बात होगा ना, वो चीजें पूरा एक अलग टार्न ले लेते हैं। तो इस चीज के ऊपर ना जब तक कोई डीप नॉलेज ना हो, तो जेमस्टोन का रिकमेंडेशन नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को जेमस्टोन तो सिखा दूंगा, ये जो बेसिक है, और ये बेसिक बहुत अच्छा काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। जो बेसिक सिस्टम है जेमस्टोन का, बहुत बहुत बढ़िया काम करता है। आप आराम से किसी को जेमस्टोन रिकमेंड कर सकते हो, आप खुद पहन सकते हो, खुद उसका मजा ले सकते हो, आप देखना आपको बहुत मजा आएगा। और एक चीज हमेशा याद रखना है, जो योग कारक होता है ना, वो प्लेनेट हमेशा आपके लाइफ में कुछ ना कुछ एड ऑन ही करेगा, एड ऑन करेगा, हमेशा कुछ ना कुछ ऐड करेगा। और जो मारक होता है ना, वो आपके लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ घटाएगा। तो अगर योग कारक प्लेनेट अगर खराब हाउस लेके भी बैठा हो ना, नो डाउट उसको खराब रिजल्ट तो देना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास खराब हाउस का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि इस कुंडली में जुपिटर 5th हाउस का मालिक है, योग कारक है, लेकिन 8th हाउस का भी है, और वो भी उच्च होके बैठा है, बहुत पावरफुल 8th हाउस लेके बैठा हुआ। तो ये जुपिटर इनको 8th हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा, लेकिन ये योग कारक होने के कारण ये जो सिचुएशन जो भी फेस करेगा, उससे उनका अपग्रेडेशन ही होगा। क्यों? योग कारक प्लैनेट ऑलवेज एड ऑन इन योर लाइफ, हमेशा याद रखिएगा।
वो कभी भी कुछ भी गलत नहीं करेगा आपके साथ, लेकिन मारक जब मारेगा वो गिराएगा, कुछ घटाएगा। ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो लगन का मालिक होता है, लगन चार्ट में, लगन हाउस, फर्स्ट हाउस में जो भी राशि लिखा होगा, वो राशि का जो मालिक बनेगा, जो प्लेनेट बनेगा, उसको कभी भी कोई दोष नहीं लगता है। ठीक है। कुछ भी हो जाए, हाँ, वीक होके बैठ सकता है, उसके ऊपर राहु केतु का प्रभाव आ सकता है, वो अपने दुश्मन की राशि में बैठा हो सकता है। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, सूर्य लगन का मालिक है, वीनस के राशि में बैठा हुआ है, और वो भी 27 डिग्री है, तो बहुत ही वीक है। तो यहाँ पे सूर्य वीक है एंड इन ए कंफर्ट अनकंफर्टेबल हाउस में है, इज नॉट कंफर्टेबल, बट इसको दोष नहीं लगता है। अब अगर इसको पावर दे दोगे ना, ये आपको अच्छा रिजल्ट दे देगा। अब इसको पावर कैसे दोगे? इसका स्टोन धारण कर लो। मैंने वही किया है, स्टोन धारण किया है, क्योंकि उसको एनर्जी देना है, क्योंकि वृद्ध अवस्था में है, काम करने लायक नहीं है पोजीशन, इसलिए मैंने 8 कैरेट का रूबी पहना है, 8 to 9 कैरेट का है, पता नहीं, पहना है रूबी। अच्छा, तब तो मैंने और भी पहना है दादा। वो लग्न का मालिक हूँ, मतलब मेरा मिथुन लग्न का है, तो मैंने पन्ना पहना है। मर्क्यूरी कहाँ जाके बैठा हुआ है? और थर्ड हाउस में। हाँ ठीक है, आप पहन सकते हो। डिग्री क्या है उसका? दादा आपके पास ही तो चार्ट है। नहीं, वो तो केपी चार्ट है मेरे पास, वो चार्ट चाहिए था मुझे। चलिए कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। चलिए, वो आप पहन सकते हो मर्क्यूरी, तो ये आपको वो बल देगा। अब क्या है, मतलब पहनने के बाद फायदा ही हुआ है दादा, मतलब पहले बोल नहीं सकते, मैंने कॉन्फिडेंस क्या नहीं बोला, था। जी योग कारक हमेशा एड ऑन ही करेगा, आपको फायदा पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। लगन जी का जी मालिक, लगन का मालिक को कभी कोई दोष नहीं लगता है। उसको अभी जी। देखिए, जेमस्टोन जो जब पहनते हो ना, ये चीज हमेशा याद रखना, चाहे कोई भी कह दे, चाहे कुछ भी बोल दे, कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर आ जाए, जेमस्टोन कभी भी किसी प्लेनेट को अच्छा नहीं बनाता है। ओके। ना जेमस्टोन किसी प्लेनेट को बुरा करता है, नहीं। जेमस्टोन ओनली एम्पलीफाई द एनर्जी ऑफ दैट प्लेनेट, दैट्स इट। जी दादा। वो उस प्लेनेट का एनर्जी को बढ़ा देते हैं। अब ऐसा नहीं कि लगन का कोई भी आप देख लिया, आपने लगन का स्टोन धारण कर लिया, नहीं, मैं जब तक वो जेमस्टोन के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, तब तक इस चीज को आप लोग टच मत करवाएंगे। जी ठीक है, याद रखिएगा। तो ये लगन का जो है कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया, इनका मैंने जेमस्टोन धारण करा, या जैसे प्रियंका जी ने धारण करा, ये आपको एड ऑन ही करेगा लाइफ में, क्योंकि ये योग कारक है। शर्त यह है, जी। इनके पास कोई नेगेटिव हाउस भी साथ में ना हो, ओके। तब चीजें थोड़ा चेंज हो जाएगा। मान लीजिए अगर ये मेष लगन का व्यक्ति है, तो 8th हाउस में भी उनका राशि आ रहा है मार्स, तो आप फट से मार्स का स्टोन नहीं पहना सकते हो, क्योंकि वो 8th हाउस का भी काम करना स्टार्ट, हाँ, उसको मार्स का स्टोन पहना दो, लेकिन उनको बोले ऑकल्ट का काम, 8th हाउस का काम करना स्टार्ट कर दो। ये मंगल इनको ऐसे लेवल तक लेके चला जाएगा ऑकल्ट फील्ड में, आप मतलब चौंक जाओगे। ओके। ये पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा, अभी आप लोगों को डिसाइड नहीं करना है। ठीक है, ये डिसाइड ऐसे नहीं करना, ये मैं कल या परसों को ही पढ़ा दूंगा, ताकि मैं कुंडली देखने का जो सिस्टम है वो साथ में लेके चलूं। तो आपको आज मैंने दिखाया कि दशा को कैसे देखना होता है, दशा का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो कौन से हाउस को एक्टिव कर रहा है। अब देखेंगे, मैंने बोला ना कि दशा जिसका चल रहा है, उसका जो अंतर्दशा, जिसका दशा चल रहा है या अंतर्दशा चल रहा है, उसका नक्षत्र लॉर्ड हो सकता है वो आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके नवग्रह चक्र पद्धति के हिसाब से 3rd 5th 7th का हो रहा हो, लेकिन वो आप देखेंगे वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो हाउस एक्टिवेशन में देखेंगे कि वो अच्छे हाउस को एक्टिव कर रहा है, तो अच्छा रिजल्ट दे के चला जाएगा। तो अब दशा अंतर्दशा को देखने के साथ साथ नहीं बोलना है कि ये खराब है आपके लिए, नहीं, आपको ध्यान देना है कि जो व्यक्ति आ रहा है वो आपको सवाल क्या क्या पूछ रहा है, वो सवाल को पकड़ के उसका सिम्टम को मैच करना है दशा और अंतर्दशा के साथ, फिर उसको रेमेडी गाइड करना है।
और जो लगन को देखना है वो कैसे देखना है वो तो मैं बाद में सकती हूँ, आज तो मैंने आपको दशा के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो जब आप योग कारक का प्लेनेट ऐड पहनते हो ना स्टोन, या आपके लाख में या योग कारक, देखिए जो योग कारक है अच्छे कंडीशन में, अच्छे हाउस में है, अच्छे पोजीशन में है, वो आइटम आप जितना हो सके ना अपने घर पे आप उसको इकट्ठा भी कर सकते हो, उसको धारण भी कर सकते हो। लेकिन जो आपके कुंडली में मारक है, आपकी कुंडली में वो नीच है, आपका योग कारक प्लेनेट नीच है। मैं आप लोगों को बाधकेश के बारे में पढ़ाया, हाँ जी, जी दादाजी। जी सर, जी सर। बाधकेश, हाँ। तो आपको वो भी देखना है ना, जिसका दशा चल रहा है, अंतर्दशा चल रहा है, क्या वो जी बाधकेश है आपकी कुंडली में। अब जो प्लेनेट आपके कुंडली में बाधकेश है, उसका आइटम ज्यादा से ज्यादा घर पे जमा करके रखे हो, तो कैसे वो आपको आगे बढ़ने देगा। आप किसी के कुंडली में 9th हाउस बाधकेश है और उसमें 4 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन का व्यक्ति है, उसके 9th हाउस में 4 नंबर राशि लिखा हुआ है। और वृश्चिक राशि जो है ना वो फिक्स साइन है। मैंने बोला था फिक्स साइन के लिए जो बाधकेश होता है वो 9th हाउस होता है, 9th हाउस लॉर्ड होता है। अब 9th हाउस लॉर्ड कौन है, यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, तो मून है। और ये व्यक्ति, जब मैंने इनको पूछा कि आप क्या मोती पहने हो, बोला नहीं, लेकिन मैं चांदी का कड़ा पहन के रखा हूं, चांदी का ये पहन के रखा हूं। तो देखिए, तो वो क्या इकट्ठा कर रहे हैं अपने अंदर, अपने बाधकेश को इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने बोला चांदी उंदी खोलिए, उसको दूर करिए अपने से। ओके। आप मेरे में देखिए, मंगल अति योग कारक है, लेकिन बैठा है नीच होके, वो भी 12th हाउस में। क्या मुझे मंगल का चीजें इकट्ठा करना है, रेड कलर, चिली पाउडर। अब अगर मुझे राशन भी खरीदना है ना, अगर घर का राशन भी खरीदना है, तो अगर कोई प्लेनेट मेरे लिए मारक है या नीच फल दे रहा है, तो कोई भी सामान में अगर राशन घर घर के लिए खरीदूं, मैं 1 महीना का बाजार कर रहा हूं, लेकिन मैं एटलीस्ट चंद जो मंगल है, रेड चिली पाउडर है, वो कम से कम 3-4 दिन के लिए परचेस करूंगा सिर्फ, उसको लाके घर में इकट्ठा नहीं करूंगा कभी। ओके दादा। तो आज आपको पता चलेगा, आप देखिए आपके लिए कौन सा मारक है, कौन सा बाधकेश है, कौन सा नीचता का फल दे रहा है, और क्या आपके घर में वो सारा चीज ज्यादा इकट्ठा करके रखे हो, 100% करके रखे हो, इसलिए प्रॉब्लम में हो। दूसरा चीज मैं आज और एक चीज पढ़ा रहा हूं आपको, याद रखिएगा। प्लेनेट रेट्रो है, जैसे कि देखिए शनि मेरा रेट्रो है, राहु केतु को छोड़ दीजिए, वो हमेशा रेट्रो रहता है, रेट्रो है, आर लिखा हुआ है। और शनि मेरे लिए मार्केश है, जी मारक है, अति मारक है। जी। हमेशा याद रखना, अगर कोई प्लेनेट आपके कुंडली में मारक है, ठीक है, ये कोई नहीं बोलेगा, अगर कोई प्लेनेट आपके कुंडली में मारक है, एंड वो मारक चाहे अपने ही हाउस में बैठा हो, ओके। कोई फर्क नहीं पड़ता है, मारक है, एंड दैट प्लेनेट इज रेट्रो, अच्छा। ठीक है, कोई प्लेनेट आपके कुंडली में मारक है एंड दैट टू वो रेट्रो है, रेट्रो होना पड़ेगा, ये इसका थ्योरी है। मारक है और वो रेट्रो भी है, तो वो प्लेनेट आपके कुंडली में हमेशा नीचता का फल देगा, डेबिलिटेशन का फल देगा। तो शनि जो है ना मेरे कुंडली में नीचता का फल देगा। अब देखिए, आपने क्या करा, आपने बोला, मैंने बोला ना कि अच्छा प्लेनेट, अच्छा प्लेनेट आपके कुंडली में योग कारक है, वो नीच है, आपने टेंशन लेके बैठे हो, अरे वो तो नीच हो गया, हाँ, अच्छा प्लेनेट नीच हो गया तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन आपके कुंडली के साथ जो बुरा प्लेनेट है वो नीच होके बैठा है, तब तो आपके लिए अच्छा ही है ना, क्योंकि वो बुरा नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो खुद नीच होके बैठा हुआ है। तो शनि मेरा 3 नंबर है, और लोग क्या कहते हैं, शनि का महादशा आ रहा है आपको प्रॉब्लम होगा।
लेकिन शनि मेरे कुंडली में मारक होने के बाद भी रेट्रो है, नीच है, तो रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। तो मेरे मेरे लिए अच्छा है कि नहीं? देखिए, इतने दूर तक चीजों को समझना पड़ेगा आपको, और ये समझने के लिए ये थ्योरी भी तो जानना पड़ेगा। ये तो कोई नहीं बोलता है। आज तक किसी से सुना है आपने ये? इसलिए देखेंगे आप, कभी कभार किसी कुंडली मारक का चल रहा है, फिर भी उसको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। आपको पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। सब देख लिया आपने नवतरा भी देख लिया, वो भी देख लिया, हाउस एक्टिवेशन भी देख लिया, फिर भी नहीं, उसको खराब रिजल्ट नहीं दे रहा है। क्यों? जब आपने ये चीज फॉलो किया जो मैंने बोला, कि वो प्लेनेट जो है वो उनके लिए मारक है, मारक का दशा चल रहा है, लेकिन वो रेट्रो भी है, तो नीचता का फल देगा। और उसका मतलब वो प्लेनेट वहां पे नीच होकर बैठा हुआ है। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, अगर ये व्यक्ति ज्यादा शनि को अपने ऊपर, हाँ, मतलब ज्यादा ऐड कर ले, तो नीचता का फल है तो देगा। तो नीचता का फल तो अच्छा नहीं होता कभी, तो उसको अच्छा फल कभी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे उस प्लेनेट को छेड़ना नहीं है, उसको इकट्ठा करना नहीं है, उनसे दूर रहना है, और एटलीस्ट उस दिन नॉनवेज को टच नहीं करना है, सिंपल खाना खाना है। तो मैं शनिवार को सिंपल खाना ही खाता हूं। अगर छेड़छाड़ कर लिया, तो नीचता का जो फल है ना, तो वो नीच है ना, तो आपको और गिरा देगा। तो ये एक अच्छा भी है, एक बुरा भी है इस कंडीशन में। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो प्लेनेट आपका मारक है, एंड डेट टू वो रेट्रो है, तो ये आपके कुंडली में नीचता का फल देगा। तो उससे दूरी बना के रखना है, उनको इकट्ठा नहीं करना अपने घर पे। तो जो आपके कुंडली में महारक है, जो आपके कुंडली में नीच होके, चाहे वो आपके योग कारक हो, नीच होके बैठा है, तब भी उस चीज को इकट्ठा नहीं करना है। तो पहले जो मैंने एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था, उस एस्ट्रोलॉजर ने मेरे क्या कहा कि मंगल जो है ना, मेरे योग कारक है, नीच है, उन्होंने मुझे क्या करा, मंगल का स्टोन पहना दिया, रेड कोरल। अब मंगल मेरे यहाँ पे बाधकेश भी है, नीच भी है, 12th हाउस में है। क्या मेरे लिए पहनना अच्छा है? नहीं दादा, पूरा मतलब तो पूरा वो खराब हो व्यक्ति जाएगा। पूरा खराब हो जाएगा, तो उसको बर्बाद कर देगा। और तो सोचिए, ये बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर जो हमारे यहाँ पे आस पड़ोस में है, हमारे इस एरिया में है, कहाँ से एस्ट्रोलॉजी सीख के आया बताइए? मतलब उनके पास ये भी नॉलेज नहीं है। 12th हाउस में नीच होके बैठा है, मैं नीचता का स्टोन पहन लूंगा, तो इसके अंदर जो नीचता का गुण है, वो नीच नीच मतलब क्या? मैंने वो, आप लोग क्या कहते हैं, ये व्यक्ति बहुत नीच व्यक्ति है। नीच मतलब बहुत ही घटिया व्यक्ति है। तो ये मंगल के अंदर नीचता का एनर्जी है, और वो नीच, जो नीचता लेके बैठा, वो मैं अपने धारण कर रहा हूं। डेट टू 12th हाउस, हॉस्पिटल एडमिट करवा देगा। मेरे भाई को हो गया बीमार स्टोन पहनने के बाद, फिर भी मैंने मना किया नहीं, फिर भी वो पहन रहा है। क्यों? वो एस्ट्रोलॉजर बोला है, वो मुझसे अच्छा। ज्यादा उनका भरोसा है। हाँ, भरोसा है। मैं अभी उस दिन से मैंने उनका चार्ट देखना बंद, वो मुझे कहता है, घर में 2-3 व्यक्ति मुझे कहता है चार्ट देखो, मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं देखता। मैं थोड़ा 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 संगीत टाइप का इंसान हूँ। अगर मेरा वो नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, तो नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने खुद 6 साल से अप्लाई करा है ये सारा चीज, मैंने खुद पढ़ा है, खुद इस चीज को पर मतलब निकाला है। और अभी लोगों को, मैं आपको लोगों को ये सारा चीज पढ़ा रहा हूँ। और पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं, मेरे पास कुछ है, मैं कुछ नहीं। मुझे सिलेक्ट करा गया, भगवान ने चूज किया है मुझे कि चलो तुम तो जो भी जानते हो वो क्योंकि देखो, मैंने कोर्स करेंगे अभी भी नहीं सोच रहा था। आप लोगों ने खुद बोला था ना कि सर कराओगे क्या, नहीं कराओगे, कराओ, आप थोड़ा सिखाओ, ऐसे करके स्टार्ट हुआ। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वो प्लेनेट आपसे वो करवाना चाहता है। कर लो जो प्लेनेट करवाना चाहता है। समझो, आपके आसपास में जो इंडिकेशन आ रहा है,
वो इंडिकेशन में समझो। क्यों ऐसा वीडियो है जो वो वीडियो बार बार आपके सामने आ रहा है यूट्यूब ओपन करने के बाद? क्या रीजन है? क्यों ऐसा एक व्यक्ति है या ऐसा एक थॉट है जो बार बार आपके पास आ रहा है? क्यों ऐसा एक थॉट है जो आपके इनर से कह रहा है नहीं नहीं ये सही नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, इसे चेंज कर दो, सही नहीं है तो तुरंत चेंज करो। सर एक चीज पूछना थी। हाँ जी। सर जैसे आपके में सन है तो आपके वो लगन का है, लेकिन अगर वो सन अगर मतलब एक सिचुएशन दे रहा हूँ कि अगर सन अगर नीच के होते तो तब भी आप वो स्टोन नहीं पहनते क्योंकि वो लगन का मालिक है नहीं वो। नहीं, अगर लगन का मालिक हो, वो 6 8 12 में बैठा हो, तब भी नहीं पहनेंगे। नीच से तब भी नहीं पहनेंगे। अब ये नीच है ना, तो मैं कहूंगा इसका जो चीजें है वो दान करो, डोनेट करो, दो लोगों को। मैं जेमस्टोन पढ़ाऊंगा। एक काम करते हैं, कल से जी सर। जेमस्टोन का स्टार्ट कर देते हैं, जी ताकि सर। जब ताकि जब चार्ट पढ़ना सिखाऊंगा, जैसे आज से स्टार्ट करा, दशा को कैसे देखना है, हाउसेस को कैसे देखना है, आपको ये पता हम्म। चल जाए कैसे देखना है। सर मैं एक चीज बोलूं। हाँ। मैंने अभी जस्ट चेक करा कि मेरे सैटर्न जो है वो रेट्रो है और मेरे लगन के मालिक हैं, लेकिन वो 11th हाउस में है। और मैंने ब्लू सफायर पहना हुआ है, तो मेरे को उतार हम्म। देना चाहिए। एक सेकेंड। अब सैटर्न का राशि कहाँ कहाँ है बताइए? सैटर्न का राशि है 12th हाउस में एंड 11th हाउस में। सॉरी, लगन में और लगन में कौन सा 12th। राशि है? सॉरी सॉरी, लगन में है और 12th हाउस में है। ऐसा है? तो सैटर्न के पास देखिए, लगन तो है लेकिन एक 12th हाउस भी है उनके पास, जी सर। और दैट और टू सैटर्न रेट्रो। रेट्रो है। सैटर्न रेट्रो है तो और आपके लिए 11th सैटर्न हाउस का में है। स्टोन पहनना, सैटर्न का स्टोन पहनना सही नहीं है। क्योंकि वो तो दादा मारक हो गया, मतलब वो तो रेट्रो हो गया, मारक हो गया। अब देखिए, मैंने कहा कि लगन का मालिक हमेशा योग कारक होता है, लेकिन मैं हम्म। जब स्टोन के बारे में पढ़ाऊंगा ना, तब कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो जाता है। तो स्टोन के समय में आप कॉन्सेप्ट उसको फॉलो करना होगा जब मैं सिखाऊंगा। तो सब लोग बोले क्या मैं जेमस्टोन का स्टार्ट करूं, ताकि जी मैं सर। कुंडली देखना, रेमेडी, जेमस्टोन रिकमेंडेशन, सारा चीज एक साथ कर लोगे आप लोग। हम्म। सब लोग बताइए, करो जेमस्टोन स्टार्ट करो कल से? तो कर दीजिए। और कुछ वैसे तो मैं को पूछ रहा था कि आप अष्टवर्ग कब से स्टार्ट करेंगे। क्या चीज? अष्टवर्ग अष्टवर्ग। हाँ सर। अष्टवर्ड बहुत दे दिया है, अष्टवर्ड लास्ट में वो, अच्छा अच्छा, ठीक है फिर जेमस्टोन ही करा दो फिर आप। ताकि जेमस्टोन हो जाए तो फिर उसके बाद तो ये हो ही गया, कंप्लीट ही हो जाएगा चार्ट का काम। हम्म। उसके बाद तो सिर्फ प्रेडिक्ट करना है और रेमेडी बोलते रहना है। तो सब लोग बताइए, क्या जेमस्टोन में यहाँ पे पढ़ाऊं? मुझे सब लोग से चाहिए कुछ हाँ या ना। हाँ सर। तो किसी की आवाज नहीं आ रही। आप एक बार सब लोग कुछ तो बोलिए। हाँ सर। तो दीपक जी और करा संजीव जी। ठीक है, तो कल मैं जेमस्टोन करा दूंगा। 2 दिन लग जाएगा जेमस्टोन में, 2 दिन या 3 दिन लगेगा चीजों को समझने के लिए। और इसमें सारा का सारा थ्योरी है, एक लाइन से मैं बोलते जाऊंगा, आप लोग लिखते जाएंगे, और उस थ्योरी को उठा के यहाँ पे चिपक देना है। और इस थ्योरी में मैं आपको वो आइटम, डोनेशन, ये सारा चीज बताऊंगा। इससे सारा रेमेडी का पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा इसमें। जेमस्टोन जो है ना, इतना इजी नहीं है ये कि कोई व्यक्ति और बोल दिया कि आप 9th हाउस का पहन लो, आप लगन का मालिक का जेमस्टोन पहन लो, आप इसका पहन लो। इतना इजी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। और जब एडवांस में जाएंगे, वो एडवांस में तो अभी मैं इसमें तो मैं कराने ही नहीं वाला हूँ, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, आप इसको पकड़ ही नहीं पाओगे। क्योंकि इस जेमस्टोन का जो सिस्टम है ना, जेमस्टोन जो है ना वैदिक से आता है, पराशरी का हेल्प लेना पड़ता है जेमस्टोन। केपी से या दूसरे कोई एस्ट्रोलॉजी से जेमस्टोन का काम नहीं करता है। जेमस्टोन लाल किताब से भी नहीं होता है। हाँ, आजकल लाल किताब से भी जेमस्टोन करवा देता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। ना केपी से जेमस्टोन आप रिकमेंड कर पाओगे, ना लाल किताब से कर पाओगे, किसी से भी नहीं कर पाओगे जेमस्टोन। बिकॉज जेमस्टोन इज नॉट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जेमस्टोन खुद एक सब्जेक्ट है, जो जिसे हम लोग कहते हैं जेमिनोलॉजी।
ठीक है। तो वो जो जो इसका जो एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सिस्टम होता है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड पैटर्न होता है जेमस्टोन का, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, कल से मैं सिखा दूंगा, ताकि इसके बाद जब चार्ट देखना स्टार्ट करूंगा, जब प्रेडिक्शन देना स्टार्ट करूंगा, जब चीजों को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, तो चार्ट देखना स्टार्ट करूंगा, तो इससे पूरा आप रेमेडी प्लस उपाय, उसके बाद रेमेडी मतलब उपाय होता है, स्टोन रिकमेंडेशन, ये सारा चीज कर पाओगे। और हमेशा याद रखना, जो योग कारक प्लैनेट होता है वो हमेशा आपके लाइफ में एड ऑन ही करेगा, हमेशा हमेशा एड ऑन करेगा। ठीक है। सर मैं फिर ये नीलम उतार दूं क्या? हाँ, आप पैटर्न? नीलम अभी के लिए उतार दो। ठीक है। एक चीज बता देता हूँ, आपका चार्ट एक बार इधर में बोलिए, ये चीज बोल के आज खत्म करता हूँ, कल मैं जेमस्टोन कराऊंगा। रुकिए एक जी सेकेंड। सर। दादा सब लोग नीलम को बहुत मतलब नीलम से बहुत डरते हैं, इस स्टोन से। नहीं नहीं, नीलम से डरता है? नीलम से डरने वाला कुछ नहीं है, किसी भी प्लेनेट से डरने वाला है वो डरता इसलिए है क्योंकि उसके पास वो नॉलेज नहीं है, बस ऐसे और कुछ नहीं है। मतलब आपने मेरे बेटे को सजेस्ट किया ना नीलम के बारे में, तो जी। मैंने मेरे एक दोस्त को बोला, तो बोला वो अभी से नीलम, ऐसे ऐसा रिएक्शन दिया, मतलब मैं तो मैं कुछ नहीं बोला। हाँ, तो तो मेरा तो अट्रैक्ट हो गया था मैं नीलम से तो बहुत ज्यादा। मैं इसलिए मैंने थोड़ा मन हुआ, मेरा मैंने टाइम होगा तो। आपको एक चीज बताऊं, आज एक चीज बताता हूँ, सुन लीजिए, आपने अट्रैक्ट क्यों हुआ। अगर मैं पूछूं आपका फेवरेट कलर क्या है, बताइए, जो कलर आपको बहुत पसंद है। पर्पल। हाँ जी। पर्पल एंड ब्लैक। पर्पल एंड ब्लैक, एंड ब्लैक। आपको पता है, जो व्यक्ति कहता है ना मुझे ये कलर सबसे ज्यादा पसंद है, आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा, वो कलर का जो प्लेनेट होगा ना, वो उसके कुंडली में खराब होके बैठा होगा, या उसका मारक होगा, नीच होगा, या कुछ मतलब एक हार्मफुल पोजीशन लेके बैठा होगा। और वो व्यक्ति हमेशा वही कलर सबसे पहले उनको फेवरेट होता है। अगर व्यक्ति आके पूछे ना कि सर मैं गाड़ी लेने वाला हूँ, कौन सा कलर मुझे लेना है बताइए, तो उनको डायरेक्ट पूछे, चार्ट की जरूरत नहीं है, उनको बोल दीजिए, उसको पूछिए कि बताओ तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, कौन सा कलर तुमको बता ज्यादा दो। अच्छा लगता है, कौन सा कलर अट्रैक्ट होता है। वो जो कलर बोलेगा ना, उनको बोलो ये कलर छोड़ के बाकी कोई भी कलर ले लो। इसका मतलब जो कलर वो बोलेगा ना, उसकी कुंडली में वही कलर सबसे ज्यादा, वही प्लेनेट उनको बुरा पोजीशन में लेके बैठा हो। अब कोई आके मुझे पूछता है, पहले मुझे पूछता था तुम्हारा कौन सा कलर अच्छा लगता है, मैं कहता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट और रेड अच्छा लगता है, तो ब्लैक देखिए मेरा शनि नीच का है, हम्म। मारक है, और रेड मंगल है, मंगल नीच है 10th हाउस में, 12th हाउस में। लेकिन दादा कलर हो गया। चेंज भी होता है, मतलब कभी मतलब ऐसा होता है कि पहले एक कलर पसंद था, अभी एक कलर, ऐसा भी होता है? हाँ, दशा के हिसाब से वो चेंज होता है। जी जी जी, क्योंकि मेरा बचपन आप से दादा देखेंगे, ब्लू ही हाँ, पसंद था। आप देखेंगे शनि और राहु का जब भी महादशाएं आता है ना, उस समय लोगों को जी ना नॉनवेज खाने का ज्यादा मन करता है, जी जी बिल्कुल। थोड़ा मांस मछली खाए, ये खाए, और तब भी उनको मार पड़ता है पीछे से बहुत अच्छी तरह से। ज्यादा दादा राहु की दशा में बहुत ज्यादा। हाँ, राहु के जी दशा में तो सर। बहुत मन करेगा कि पूरा खाए दबा के, थोड़ा ड्रिंक करने का भी मन करेगा। जी दादा ऐसा होता तब है। उसको देखिए कैसे मार पड़ता है। अब ये पर जो यहाँ कुंडली तो आपने उल्टा हो बोला ना, रखा है। नहीं जी सर। ठीक है। अब आपका प्लेनेट बताइए, आपने बताया शनि यहाँ पे है, शनि रेट्रो है, अब बता दे हाँ रहिए कौन सा प्लेनेट कहाँ पे है, प्लेनेट जी का सर, प्लेसमेंट सेवेंथ बताइए। हाउस मरकरी। 7th हाउस मर्क्यूरी। सेवेंथ हाउस मरकरी। सिक्स्थ हाउस जुपिटर। वीनस। हम्म, सन। ठीक। केतु। कहाँ पे? सिक्स हाउस में। वीनस, सन, केतु। जी सर। हो गया। मरकर सॉरी, थर्ड हाउस में मंगल एंड सेकंड कौन? फोर्थ हाउस में मून। एक सेकंड, मंगल कहाँ पे है?
थर्ड थर्ड हाउस। हाँ, मंगल कहाँ पे है? थर्ड हाउस, थर्ड हाउस। मंगल थर्ड हाउस। एंड मून इन फोर्थ हाउस। और सर मैं ना शनि मंदिर भी बहुत जाता हूँ, मतलब लाइक एवरी सैटरडे। अब देखिए एक चीज मैं बताऊं। अब देखिए जुपिटर उच्च होके बैठा है। जुपिटर जो है ना वो आपकी कुंडली में सेकंड हाउस और 11th हाउस दोनों धन भाव का मालिक है। तो ये तो आपके लिए जी सर। जुपिटर योग कारक है, उच्च है। तो ये आपको पैसा तो बहुत अच्छा देगा जुपिटर। लेकिन जेमस्टोन के हिसाब से, जी सर। जेमस्टोन के हिसाब से आप जुपिटर का भी धारण नहीं कर सकते हो, Okay. क्योंकि ये मारक है और ये त्रिक स्थान है। हम्म, शनि का नहीं कर सकते हो क्योंकि शनि के पास फर्स्ट हाउस तो है लेकिन 12th हाउस भी लेके बैठा है। रेट्रो है 11th हाउस में। लेकिन लेकिन अभी ये चीज, अभी यहाँ पे और एक चीजें है मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मैंने आप लोगों को वो लिखा था कि कौन से प्लेनेट कौन से हाउस में बैठना उनको पसंद होता है। जी सर, हाँ बताया था आपने। लिखा था क्या मैंने कि हाँ सर। जी सर, आप इनको इस हाउस में बैठना बहुत अच्छा होता है। तो उसमें मैंने एक चीज आप लोगों को बताया था कि 11th हाउस में बैठा प्लेनेट हमेशा अच्छा होता है। जी सर, बताया था आपने। अच्छा होता है, तो हाँ। आपको जो 11th हाउस में शनि बैठा हुआ दादा 11th हाउस में बैठा प्लेनेट को देखना है, अगर 11th हाउस खाली हो तो मतलब। वो बताया था ना उसका कि मैं राशि लिखा था, देखनी है, राशि में फिर कौन सा प्लैनेट, हाँ बताया था सर आपने। वो लिखा लास्ट था, वो क्लास में। थ्योरी को देखिए, वो थ्योरी को देखिए। चलिए, हम्म। इस चीज को यहाँ पे लेंगे तो चीजें और कंफ्यूज होगा। तो कल जो है मैं जेमस्टोन के बारे में पढ़ा दूंगा। जेमस्टोन जब खत्म हो जाएगा ना उसके बाद फिर जो मैंने आपको जो कुंडली देखना स्टार्ट करा ना, उसमें सारा का सारा जो है ना वो एक साथ आप कर सकोगे। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे सेम वे और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा। उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो, ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है, ठीक है। हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा।
और उसके साथ मैं छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है, और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे, ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, हुमा एंड डोनेशन करके आप उसकी हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, ठीक है। ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों? पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था, जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है, आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, त्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज 111 रुपीज़, ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे, और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस पीडीएफ को ओपन कर सकोगे, ठीक है। इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो दे के रखा है, वहाँ पे मेरे केपी एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपके वास्तु का कोर्स जो है वो वहाँ पे सब इंक्लूडेड है, वास्तु, उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे नवतारा चक्र पद्धति भी इंक्लूडेड है, उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का प्रेडिक्शन है, उसके बाद वहाँ पे आपका दशा लगन टेक्निक भी है, अष्टक वर्क टेक्निक भी है, जहाँ पे अष्टक वर्क से भी चीज़ें प्रेडिक्ट करना सीखा जाता है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है, और साथ में मैरिज मेकिंग एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ये बहुत सारे कोर्स को मिला के एक कंपाइल कोर्स बना के रखा है,
और जो सारे वीडियो है वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है। जब इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको उसका रेस्ट्रिक्शन को आपको अलाउ कर दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकोगे और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे लाइव क्लासेस भी होगा, तो आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लास भी दिया जाएगा। और जो कोर्स का जो फीस है जो वहाँ पे मैंने रखा जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कोर्स, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। आपको कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का, और ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000 रुपीज ऑनली। यहाँ पे आपको वैदिक केपी, नवतरा चक्र पद्धति, दशालगन टेक्निक, मैरिज मेकिंग, अष्टक वर्क, नक्षत्र रीतिभाव चार्ट, वास्तु भी इंक्लूड है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को कॉम्बाइन करके ये सब्जेक्ट बनाया गया है जो बहुत ही प्यारा साइंस है, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सब्जेक्ट है। तो आप मेरे इस यूपीआई नंबर पे पेमेंट करोगे फीस और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करोगे या मुझे कॉल करोगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, और उसके बाद आप जब पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद वो ड्राइव का जो एक्सेस है वो अलाउ कर दिया जाएगा आपको, और उसके बाद आप उस सारे के सारे जो वीडियो है वो सारा वीडियो देख सकोगे, उसको सीख सकोगे। उसके बाद लाइव क्लासेस होगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नए नए रिसर्च के ऊपर जो बात किया जाएगा, जो फिलहाल रिसर्च चल रहा है वो सारे के ऊपर रिसर्च करा जाएगा, और मैंने जो 5-6 साल तक रिसर्च किया है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा।